हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, वो आज डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, सीएचएसएल और सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, आप अन्य एग्ज़ाम भी इससे कवर कर सकते हैं। तो ये मैं पूरी एक दिन का पूरे तीनों चारों शिफ्ट में हुए थे 2023 में, 3-4 जो शिफ्ट हुई थी उन सभी के मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। उन सभी के प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा मैं, लगभग जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको प्रीवियस ईयर ही कराता रहूँगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा भी लगे कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्या है हमारा, देखिए पहला पूछ रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार किस राज्य में आयोजित किए गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली बार उड़ीसा में आयोजित किए गए थे। क्या नाम है, यूनिवर्सिटी। अब इसी तरह का एक और होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसकी यूनिवर्सिटी वाले की 2020 में हुई थी। और इसकी 2018 में कहाँ से हुई थी ये आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली से हुई थी, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए इतना आप ध्यान रखना। इसका फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया स्कूल गेम, इसका नाम फिर स्कूल कर दिया गया, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। अब इससे और भी फैक्ट हैं कि जैसे कि अब ये इस बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम छठवां होगा, ये छठवें नंबर का है। ये कहाँ पर होगा, ये तमिलनाडु में होगा। आपको याद रखना है कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चार चार स्थानों पर होगा। कहाँ कहाँ होगा, मदुरई में होगा, त्रिची में होगा, मदुरई, त्रिची और चेन्नई। एक मिनट, 1 मिनट इधर लिख देता हूँ मैं इस तरफ से, यहाँ से इरेज करके। चेन्नई और कोयम्बटूर, आपको याद रखना है। ये मेनली 4 स्थानों पर होगा। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु, ये 2024 में कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा। कौन से नंबर का है, छठवें नंबर का, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये किससे हैं, मणिपुरी से हैं। आपको पता होना चाहिए गुरु विपिन सिंह कहाँ से हैं, मणिपुरी से। मणिपुरी से झावेरी बहनें बहुत पूछता है, झावेरी बहनें ये पूछता है, झावेरी बहनें का संबंध किससे है, झावेरी बहनें किससे है, मणिपुरी, इससे ही है, मणिपुर से। अब आपसे पूछते उनके कभी कभी नाम भी दे देता है कि कौन कौन सी झावेरी बहनें। तो ये मेनली 4 झावेरी बहनें हैं, दर्शना, सुवर्णा, नैना, और 1 मिनट, 1 मिनट इधर लिख देता हूँ, इधर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर रंजना। ये 4 ये झावेरी बहनें हैं। आपसे कभी कभी पूछ ले, ज़्यादातर इन दर्शना का पूछता है, दर्शना झावेरी का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से है। सुवर्णा झावेरी ये भी मणिपुरी से, नैना झावेरी यही मणिपुरी से, और रंजना झावेरी ये भी मणिपुरी से। ये चारों बहनें हैं। तो आपको याद रखना है झावेरी बहनें किससे संबंध है, मणिपुरी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए सिरोही लिली। ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव भी हैं, सिरोही लिली, सिर 1 मिनट, सिरोही लिली ये किससे है, ये भी मणिपुरी से है क्या, नहीं, ये आप मुझे बताइए। सिरोही लिली का संबंध किस नृत्य से है, सॉरी किस राज्य से है। ये उत्सव है, एक महोत्सव है ये सिरोही लिली, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ लिखा भी है झावेरी बहन के बारे में, नैना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना, ये चारों बहनें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, बास्केटबॉल में। आपको याद रखना है, बास्केटबॉल में शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। आपको याद रखना है, अमरकंटक कहाँ है, एमपी में एक पहाड़ी है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। और इस नर्मदा नदी से आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के तट पर ही पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था। पुलकेशन द्वितीय ने, मैं आपको बता चुका हूँ, पुलकेशन सेकेंडरी किसे हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। आपको याद रखना है, हर्षवर्धन को हराया था। अब आप मुझे बताइए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या था,
ये आप मुझे बताइए, बाणभट्ट ने कौन सी रचना रची थी? क्या हर्षचरित लिखी थी इन्होंने? हर्षचरित। अच्छा ठीक है। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? ये आप मुझे बताएं। और इनके पिता का नाम क्या था? बहन का नाम क्या था? बहन का नाम राजकुमारी था। राजकुमारी, राजश्री नाम था। राजकुमारी राजश्री, या राजश्री लिख देता हूँ, राजश्री। राजकुमारी राजश्री थी इनकी बहन का नाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसके फैक्ट देख लीजिए। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। मैं अभी समझाऊंगा इसको। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी आप लिख लेना, तो वो होगी गोदावरी। गोदावरी। अब आपसे पूछे कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी, जो पश्चिम की तरफ बहती है वो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, तब होगी नर्मदा। ठीक है, अब इससे कन्फ्यूजन ना हो कि जब पश्चिम की तरफ पूछे तो नर्मदा होगी, और यदि पूछे, इतना पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो नो डाउट गोदावरी होगी। ठीक है, इसे वृद्धगंगा भी कहते हैं। गोदावरी को आपको पता होना चाहिए, वृद्धगंगा कहते हैं इसे। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे, दक्षिण गंगा कहते हैं इसे। ठीक है, दक्षिण गंगा, और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं इसे। वयोवृद्ध वृद्ध गंगा इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बता दूँ, ये इसे, हाँ, इस बता दिया, ठीक है, गंगा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये बताइए, गोदावरी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, ये आप मुझे बताइए। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? कितनी बार? तो भारत ने सिर्फ एक ही बार जीता है पुरुष हॉकी विश्व कप। वो कब जीता है? 1975, मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, भारत ने केवल एक बार जीता है। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? पाकिस्तान ने। कितनी बार? 4 बार। और यहाँ पर भी भारत ने पाकिस्तान को ही हराया था फाइनल में। फाइनल में पाकिस्तान ही था भारत के सामने। तो ठीक है, आप ये याद रखें कि भारत ने हॉकी विश्व कप सिर्फ एक बार जीता है, वो भी कब? वो कुआलालंपुर में, मलेशिया में कुआलालंपुर में, 1975 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये बताइए, हॉकी में विश्व कप, लेकिन ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आप मुझे बताइए। कब कब जीते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। 28 में, 32 में, 36 में, और 40 और 44 में हुए नहीं थे क्योंकि विश्व युद्ध था। ठीक है, अब 48 में, 52 में, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, फिर 56 में, 6 हो गए लगातार। 60 में पाकिस्तान जीता। ठीक है, 60, और फिर इसके बाद कितने हो गए हमारे? ये 6 लगातार भारत ने जीते थे। ये आपको लगातार तक याद रखने कि भारत ने लगातार 6 जीते थे, ये पाकिस्तान जीता था। टोटल भारत ने 8 जीते हैं। ठीक है, लास्ट आखिरी जीता था 1980 में, मास्को। मास्को 1980 कहाँ पर? रूस में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और मैंने कई बार बताया, व्यक्तिगत रूप से सबसे पहला किसने जीता? व्यक्तिगत यानी कि सिंगल पर्सन ने, जहाँ जिसमें टीम नहीं होती है, व्यक्तिगत, वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने। कब जीता था? 2000, एक मिनट, ये बीजिंग ओलंपिक 2008 का था। बीजिंग ओलंपिक, आप लिख लेना, बीजिंग ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछूं मैं कि, एक मिनट, मुझे इसे हटाना पड़ेगा। आप ऐसे ही लिख लीजिए कि दूसरा व्यक्तिगत किसने जीता, तो वो जीता नीरज चोपड़ा ने। सेकंड जीता नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, पेन चेंज कर देता हूँ। दूसरा व्यक्तिगत पूछे आपसे तो वो किसने? नीरज चोपड़ा ने जी ने। नीरज चोपड़ा। कब जीता? 2020 में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, किस में? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इन्होंने किस में जीता आपको पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा जी ने, इन्होंने शूटिंग में जीता था, 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल आपको याद रखना है, ये 10 मीटर एयर राइफल। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। ये सब आप नोट कर लेना, जैसे बोलता जाता हूँ वैसे ही नोट करते जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? तो ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना, क्योंकि ये ऐसे पूछे जाते हैं। हॉकी का पूछ लेता है आपसे, टेबल टेनिस का पूछ लेता है, हर चीज़ का पूछ लेता है जाता। तो आपको ये याद रखना है, हॉकी का कितना है?
91.4 मीटर इसकी तो लंबाई होती है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। 91.4 और 55, इस तरह लिख देते हैं 91.4 इंटू 55, ठीक। आपको पता है पहले लंबाई लिखते हैं उसके बाद चौड़ाई लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से? तो इनका संबंध छऊ नृत्य से, गोपाल प्रसाद दुबे का, आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, याओसांग उत्सव जो मणिपुर में होता है। देखिए ये यहाँ पूछ लिया आपसे, याओसांग उत्सव कहाँ होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके प्रश्न आपके एग्जाम में कि याओसांग उत्सव कहाँ होता है, तो ये मणिपुर में होता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। मनाया जाता है, ये कितने दिनों तक चलता है? ये 5 दिनों तक चलता है। देखिए आप कितना डीपली गए हैं वो लोग। TCS ने कहाँ से पूछा क्वेश्चन कि ये इतना तो पता है कि याओसांग आप इतना पढ़ लोगे कहाँ होता है, मणिपुर में, लेकिन उसने पूछ रहा कितने दिन चलता है, तो ये 5 दिन चलता है, आपको याद रखना होगा। 5 दिन चलता है याओसांग, कहाँ होता है, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो ये कितने दिनों का देता है? 100 दिनों का। आपको पता होगा 100 दिनों की ये आश्वासन देता है कि 100 दिन तक हम रोजगार देंगे, रोजगार 100 दिन तक रोजगार, ठीक है, रोजगार। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए आप, फैक्ट क्या कहते हैं इसके। इसमें पहला फैक्ट है, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा अधिनियम पारित किया। भारतीय संसद ने नरेगा अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। आप इनमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा। 2 फरवरी 2006 को यह लागू हुआ। देखिए 5 में तो ये पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ। कब? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम, नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ये कभी कभी जी ना लगा के केवल एम लिख देता है, एम नरेगा, यानी महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि देखिए पहले तो ये अगस्त 2005 में तो इसका अधिनियम आया और ये 2006 में लागू हो गया और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, आपको याद रखना कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कोलकाता। अब आप मुझे बताइए भारत की सबसे पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। फिर भारत की राजधानी को दिल्ली कब बनाया गया? तो आपको बता दूं 1911 में ये घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ये फैक्ट है, आप याद रखें हमेशा कि 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। जैसे कोई शब्द आता है मुझे समझ में आएगा उस टाइम कि ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वैसे बताता चलूँगा जिससे कि आपकी जीएस और भी मजबूत हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये देखिए कि इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। आपको बता दूं ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही हैं जिन्होंने सिविल सेवा के लिए योग्य हुए थे सबसे पहले। ये जब अंग्रेज सिविल सेवा कराते थे वो उसकी परीक्षा में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उसके लिए अप्लाई किया था इन्होंने, ये फिट थे उसके लिए, ये इन्होंने वो कहते हैं ये योग्य थे इसके लिए। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये पहले व्यक्ति थे भारत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे विधानसभा कहते हैं। आप समझना है ऐसे, देखिए केंद्र स्तर पर दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता होगा इसे उच्च सदन कहते हैं, उसे उच्च सदन, और इसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, निम्न सदन। इसी तरह हमारे राज्यों में भी होता है। राज्यों में क्या होता है, एक तो होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधान परिषद होता है वो राज्यसभा का काम करता है केंद्र में, तो ये यहाँ पर ये इसका राज्यसभा काम करेगा। और जो विधानसभा होती है वो लोकसभा का, इसका मतलब राज्य में विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है, निम्न सदन। और जो विधान परिषद होता है वो उच्च सदन होता है, उच्च सदन। देखिए आपको बता दूं कि उच्च सदन, विधानसभा हर राज्य में मिलेगी आपको, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। ये विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। आप क्या मुझे उन 6 राज्यों के नाम बता सकते हैं कि किस किस राज्य में विधान परिषद है? अच्छा मैं आपको चलिए आप ही बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कितने राज्यों में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य विष्णु के स्त्री रूप को वर्णित करता है? तो ये कौन सा नृत्य है? ये आपको पता होगा मोहिनीअट्टम है। कहाँ किया जाता है? ये केरल में किया जाता है, केरल में, ठीक है, मोहिनीअट्टम है।
केरल में किया था। आप इसे ऐसे ही याद रखें कहाँ पर किया था। एज अ फैक्ट है कि मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है और विष्णु के स्त्री रूप से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान विष्णु के किस रूप की ये वो कहता है, स्त्री रूप की, ठीक है, स्त्री रूप की वर्णन करता है, ठीक है। और केरल का है, ठीक, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है विधानसभा, और अभी अभी जो नई नई हमारी संसद बनी है, नई संसद, आपको पता होगा नई संसद बनी है। आप मुझे बताइए उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा कितनी है। मेरा मतलब सीट का मतलब है वहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग सीट के लिए, यहाँ 888 है, यहाँ कितनी है 384 है, ठीक है। तो राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है वहाँ पर, 384 है, और ये लोकसभा में कितनी 888 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी नई नई लोकसभा हमारी नई नई संसद बनी है उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक हो गई थी राइडर कप, मैंने ये बता दिया था। चलिए राइडर, अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक, सॉरी यहाँ विधेयक होगा, कोई विधेयक कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उस पर किसकी सहमति नहीं प्राप्त होती। तो आपको पता होगा ये राष्ट्रपति साहब हैं, जब तक इनकी सहमति प्राप्त नहीं होती तब तक वो उस विधेयक को अधिनियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। ये सभी जीडी के ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति साहब की ये बता दीजिए इनका कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 56 में इनका कार्यकाल है, ठीक है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 56 में इनका कार्यकाल है। और इनका चुनाव ये चलिए इनके सभी आप अनुच्छेद मुझे बता दीजिए, 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है। इस तरह से आपको ये सब आर्टिकल रटे होने चाहिए इनके। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जो 71 है, आर्टिकल 71, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, ये आर्टिकल 71 में कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल कब खोला। तो ये खोला था 1848 में, ठीक है। आपको याद रखना कब खोला था, 1848 में। किसने खोला, सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ, ठीक है। आपको याद रखना ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर खोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपको याद रखना किसे, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। अब आप मुझे बताइए विश्व में किसे कहते हैं, वो कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं विश्व में। अब आप मुझे बताइए कि MSP एक होता है वर्ड, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि आपने कोई जैसे हम किसान हैं, ये किसान का खेत है, ठीक है। आप ऐसा समझिए इस खेत में उस किसान ने, आप ऐसा समझिए 7 कुंटल अनाज उसने उगाया। अब उस किसान को सिर्फ ज़रूरत है 5 कुंटल की, वो अपने खपत 5 कुंटल कर सकता है। मैं क्या बता रहा था कि उसने 5 कुंटल उसने उगाया, तो उसके पास बचा कितना, 2 कुंटल। तो ये 2 कुंटल है, वो चाहता है कि इसे मैं बाज़ार में बेच दूँ। तो इसके लिए सरकार ने MSP लागू किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपके पास जो अधिक है, अधिक मात्रा में जो अनाज बचा हुआ है उसे आप बेच सकते हो, तो सरकार उसे खरीद लेगी MSP के हिसाब से। लेकिन यही बात स्वामीनाथन जी ने कहा था कि MSP किसान की लागत, यहाँ अच्छे से समझना आप, किसान की लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। जैसे कि मैंने 10 रुपये लगाए, 10 रुपये की मेरा जो 2 कुंटल मैंने बचा कर बेच रहा हूँ, इस 2 कुंटल में मैंने मान लिया कि मेरे 10 रुपये खर्च हुए, मान के चलिए वैसे 10 रुपये नहीं होते, 10 रुपये खर्च हुए, तो अब इस 10 रुपये का 1.5 गुना मुझे मिलना चाहिए, तब मैं अपनी बेचूंगा। यानी कि मेरी ये चीज़ 15 में बेचनी चाहिए। जैसे 2 कुंटल उगाने में मुझे 10 रुपये लगे, तो अब मुझे जब तक उस 2 कुंटल के 15 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं बेच सकता।
तो यही इन्होंने एम एस स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि हमें एमएसपी का 1.5 गुना मिलना चाहिए, हमारे के फसल का एमएसपी पर 1.5 गुना मिलना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये 7 कुंटल कोई उगाता है और 5 कुंटल उसके खपत के लिए, तो 2 कुंटल जो बचा है उसे एमएसपी पर बेच दे। यानी कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप ये लिख लें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन वैल्यू, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यही कहा था कि एमएसपी 1.5 गुना, एमएसपी हम बेचेंगे तो हमें 1.5 गुना मिलना चाहिए उसका, हमारी लागत का 1.5 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए लगे हाथ आप एक चीज़ और याद रख लीजिए, इस एमएसपी से आपसे कभी पूछ ले कि एमएसपी को लागू कौन करता है, कौन बनाता है इसे, तो इसे सीएसीपी, ये इसे लागू करता है। ठीक है, अब आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताना कि सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है, होली त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो ये होली त्यौहार कब मनाया जाता है, ये फागुन में मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद हो। अब आप बताइए, ये होली और दीपावली, एक अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन अमावस्या के दिन होली मनाया जाता है या अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, या मुझे बताएं, और पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है। इसमें आप अच्छे से इसकी एक बार पढ़ें और तब बताएं कि अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है या फिर पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है होली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम किसानों से किस मूल्य पर फसल खरीदता है, तो मैं अभी इसी की चर्चा कर रहा था कि मैं किस पर खरीदता है, एमएसपी पर। खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम जो सरकार है, इसे सरकार ने बनाया है, तो ये किस मूल्य पर खरीदता है, एमएसपी पर। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपको लिखाई थी, फिर लिख लीजिए, मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, यानी न्यूनतम समर्थन वैल्यू, आपको ये पता होना चाहिए। और स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि हमें हमारी लागत की एमएसपी 1.5 गुनी मिलनी चाहिए, उस पर हमें बेचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों से संबंधित है। यानी कि उसका मतलब है कि जब भी इन दोनों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, तो विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, इस विवाद को कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो ये किस में है, आर्टिकल 71 में। अच्छा, आर्टिकल 72 में क्या है, तो ये क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में है, वो आर्टिकल 161 में है। ठीक है, चलिए, हाँ ये बताइए, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को राज्यपाल बदल सकता है या क्षमा कर सकता है, ये आप मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। अभी हाल ही में आप मुझे बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या अब तो इसका नाम बदल गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार, अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद। ये किसे दिया गया है, 2023 में ये किसे दिया गया है, अब 24 में मिलेगा। अब ये किसे दिया गया, तो ये आपको बता दो, चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी, और एक नाम और बताइए आप, प्लस इनके साथ एक और नाम है, वो बताइए, साईराज, इन दोनों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद की इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका शुरुआत में नाम मैंने अभी बताया आपको, क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत कब हुई, 1991 और 92 में हुई थी। पहली बार किसे दिया गया था, ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, पहली बार। इनका संबंध किससे है, चेस से है इनका संबंध, 1 मिनट, इनका संबंध चेस से है, चेस यानी कि शतरंज से है। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो बहुत फेमस है, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आपको याद रखना, माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। अब आप मुझे ये बताएं कि चेस में कितने घोड़े होते हैं, घोड़े कितने होते हैं इसमें, घोड़े, ऊंट, ये कितने कितने होते हैं आप, ये, और हाथी कितने होते हैं, ये तो पता है, वो एक राजा होता है और एक रानी होती है।
टोटल 16 होते हैं, आपको मैं बता दूं टोटल 16 होते हैं, प्रत्येक पक्ष के पास 16 होते हैं। तो अब आप बताइए ये कितने ऊँट होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, 2 ऊँट 2 घोड़े, ठीक है, 2 हाथी, ये इतने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये और भी कुछ है इसमें, आप बताना मुझे। और हाँ, एक चीज़ और थी इसमें रह गई, वो क्या कि अभी क्या बता रहा था मैं, बैडमिंटन, ठीक है, चिराग शेट्टी और साईं राजा बता दिया, चलो ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कॉपर सल्फेट, आपको पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट इसका नीला थोता का नाम है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी, तो किसने ली थी, अशोक ने ली थी। एक मिनट, अशोक ने ली थी इसकी जिम्मेदारी कि मौर्य इसको बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा इसने श्रीलंका भी अपने बेटे को श्रीलंका भी भेजा था इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने कॉमनवेल्थ की मेजबानी कब की थी, तो भारत ने 2010 में की थी, और ये एक ही बार की है भारत ने, अब कभी भी उसके बाद या उससे पहले कॉमनवेल्थ की शुरुआत वो मेजबानी नहीं की है। 2020-22 के जो कॉमनवेल्थ थे वो कहाँ हुए थे, आपको पता होगा, बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम कनाडा में हुए थे। भारत ने इसमें कितने पदक जीते, टोटल 61 पदक। भारत का स्थान कौन सा था, फोर्थवी रैंक थी भारत की, आपको बताना चाहिए। चलिए ऐसे ही इसी आप बने रहिए मेरे साथ, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आप यदि मेरे साथ जुड़े रहे ऐसे ही, तो ये आपकी जीएस का जो डर होता है ना, एक जीएस का डर, वो मैं आपका निश्चित तौर पर ख़त्म करा दूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना आपको कैसे, जैसे मेरे सामान ये क्वेश्चन आ गया तो इसी के लिए मुझे, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसका और आपको पोस्टमार्टम कराता, तब आपको समझ आता कि हाँ कैसे कहाँ कैसे क्या हुआ, थोड़ा समय की वो है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ही इनके बारे में पूरा हर्यक वंश बताऊँगा आपको, हर्यक वंश के बारे में पूरा बताऊँगा आपको, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, हर्यक वंश में मगध पर किन किन लोगों ने शासन किया, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये चैनल मेरा पसंद आ रहा होगा, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ बेहतरीन मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।